together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है सोसाइटी मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन व सामीन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सैफुद्दीन सोज़। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि आलमी यौम आबादी पर। हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में आलमी यौम आबादी यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। यह सिर्फ पॉपुलेशन के नंबर्स की बात नहीं बल्कि सेहत, तालीम, बराबरी के मौके और इन्फॉर्म चॉइसेस की भी बात करते हैं। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट आज के डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जियाउद्दीन सर। आगे बढ़ने से पहले हम एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन देंगे सर के बारे में। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जियाउद्दीन सर बतौर हेड शोबा समाजियात मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सोशोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और इनका काम काबिल तारीफ़ है। ख़ास तौर पर सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन, सोशोलॉजी जैसे टॉपिक्स पर उनकी गहरी पकड़ है। अपनी रिसर्च और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन से समाज को बेहतर समझने में बहुत मदद मिलती है। आज के मौजू वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर उनसे बात करेंगे और हाल ही में सर एक मुबारकबाद देना चाहेंगे। सर की एक किताब पब्लिश हुई है जो ऑक्यूपेशनल कास्ट ग्रुप एंड देयर इलनेस पर मबनी है। तो चलें बात करके देखते हैं सर से। सर, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूं। बेहद शुक्रिया सैफ साहब, आप मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और तमाम लोगों का। सर, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। आपके नज़दीक इस दिन का असल मकसद क्या होना चाहिए और आज के दौर में इसकी रेलेवेंस को आप किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं तमाम सुनने वालों को, प्रोग्राम को देखने वालों को मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पे और उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को हम उसी मीनिंगफुल तरीके से मनाएं। साहब साहब, जैसे आपने कहा, इस प्रोग्राम को हर साल पूरी दुनिया में क्यों मनाई जाती है। आबादी एक बहुत अहम हिस्सा है किसी भी समाज के लिए और ये सिर्फ इसलिए नहीं मनाई जाती कि लोगों में अवेयरनेस लाया जाए ग्लोबल इश्यूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुतालिक, हेल्थ के मुतालिक, ह्यूमन राइट्स के मामलात में या इन्वायरमेंट के मामले में आबादी का बहुत बेहतरीन जुड़ाव रहता है और बहुत इंटरडिपेंडेंसी है। लेकिन बात इससे ज़्यादा है। जब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989 में इस दिन को चुना था तो उसके पहले 2 साल कबल जाएंगे 1987 में 5 बिलियन पीपल उस दिन कैलकुलेट किया गया था पूरे दुनिया में आबादी जो थी, और डे ऑफ 5 बिलियन के नाम से माना जाता है। और इसी दिन को लोगों ने चुना कि क्यों नहीं आबादी के ताल्लुक़ से हम एक ऐसे प्रोग्राम को बनाएं जैसे पूरी दुनिया में एक मुत्तफ़िक होकर आबादी को किस तरह से बढ़नी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसा हो, उनकी ज़रूरत क्या होती है। आबादी अपने आप में एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट है और उस एब्स्ट्रैक्टनेस को समझने के लिए उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को दी गई। और मैं एक बात ऐड करता हुआ चलूँ, ख़ास तौर से इसमें रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की बात ये साल चुनी गई है
2026 का जो 11 जुलाई है, ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें कहा गया है कि कैसे आबादी को, नौजवानों को ख़ास तौर से इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। इसके मायने ये है कि किस तरह से लोग यूनिवर्सल एक्सेस फैमिली प्लानिंग के बारे में जान पाएँ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के मालूमात उनको हों, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के बारे में मालूमात ही नहीं हो, बल्कि ये तय कर पाएँ कि मुझे शादी करनी है, मुझे कितने बच्चे होने चाहिए, मुझे किस उम्र में शादी करनी चाहिए, और ये इक्वल हो जेंडर पर्सपेक्टिव से, मेल फीमेल दोनों को चॉइसेस हों। हालांकि जेंडर में अब कई जेंडर्स की भी बात हो रही है दुनिया में। जुड़ते जा और रहे एक और ख़ास बात यह है कि यूथ को उनकी तालीम के साथ साथ उनके डेवलपमेंट को देखा गया है और ये स्टेट की पॉलिसी से जुड़ी हुई है। और पूरी दुनिया में हमने देखा है कि आबादी शहरी जिस तरह से बनती जा रही है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नौजवानों पर हो रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि इस पॉपुलेशन ट्रेंड्स को कैसे समझा जाए और उसको हर साल उस पर डिबेट हो, डिस्कोर्स हो, डायलॉग हो। यही वजह है कि यूएनडीपी ने 1989 में इस दिन को चुना, 11 जुलाई को, और उसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। तो कहा जाए फोकस ये है रिप्रोडक्टिव राइट्स, उनकी हेल्थ, उनकी इक्विटी, उनकी पॉपुलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे मदद करें, इस पर की जाती है। और तमाम लोगों को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोग समझें रिप्रोडक्टिव चॉइसेस होती क्यों हैं और क्यों ज़रूरी हर समाज के लिए, सिर्फ किसी एक सोसाइटी के लिए बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए बहुत ज़रूरत है। और इसी वजह कर ये दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास है और हम आज इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सही कहा सर आपने। जैसे हम जनरली पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक ही बात आती है कि एक नंबर है, कितनी आबादी बढ़े, एक नंबर के तौर पर हम उसको देख रहे होते हैं। जी। पॉपुलेशन सिर्फ स्टैटिकल इशू नहीं है, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और सोशल जस्टिस का भी एक अहम हिस्सा रहा है। सवाल हमारा आपसे ये है कि इस साल का फोकस, जैसे आपने कहा कि यूथ पर है, आज के नौजवानों पर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इन्फॉर्म चॉइस के हवाले से नौजवानों को कौन सी बुनियादी बातें समझनी चाहिए? इसमें फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? ये बहुत अहम सवाल है। आपने दो पहलू पर इसमें कहा, फैमिली और तमाम इदारों का क्या रोल है, और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की फैमिली से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। क्योंकि हमें पता है कि ख़ानदानी निज़ाम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, जहाँ पर शादी होती है, उस घर में लोग रहते हैं, बच्चे होते हैं, परवरिश होती है, और ये कंटिन्यूएशन ही समाज को ज़िंदा रखता है। अब रिप्रोडक्टिव चॉइसेस तो एक बात है, लेकिन पूरी दुनिया में एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, गोया कि एक दौर था कि आप 1980s तक आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो यूरोप के ममालिक परेशान इस बात से थे कि आबादी बहुत ज़्यादा है, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। और फिर एशिया में इसका असर दिखने लगा कि आबादी बहुत है और आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। रिसोर्स का मतलब खाने की चीज़ें नहीं हैं, घर नहीं है, पानी नहीं है, जगह नहीं है, और उसे कंट्रोल किया जाए। तो इसी वजह कर हिंदुस्तान में हमने देखा फैमिली प्लानिंग कहा गया शुरू में, मतलब प्लान करो फैमिली प्लानिंग, और इस पर स्टेट ने ज़ोर दी। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कई ममालिक में इस पर ज़ोर दी गई। चाइना ने तो 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई, हमारे यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई। तो एक तो ये है कि आबादी बढ़ती है, घटती है, और यहाँ मैं बता नहीं सकता हूँ अपने सुनने वाले शामीन को कि हमें एक पिरामिड की शक्ल दिखती है। हर कंट्री की आबादी को देखेंगे, बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखेगा, जैसे इजिप्ट की पिरामिड को आप देखते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि नौजवानों पर फोकस क्यों है? नौजवानों पे फोकस इसलिए है कि सबसे बड़ी आबादी आज के वक्त में नौजवानों की है, और ख़ास तौर से एशियाई ममालिक में नौजवानी की करियर, उनके एस्पिरेशंस, उनके इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, उनके एजुकेशनल अटेनमेंट, और बढ़ता हुआ घरों का नहीं होना, हाउसिंग चैलेंज हम इसे कहते हैं। ये एक ऐसा बर्डन है जो हर स्टेट पर बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है। अब दूसरी बात ये हुई कि अगर ये नौजवान अपनी उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएँ तो क्या करेंगे? क्योंकि हर फैमिली की एक एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इसका डायरेक्ट असर रिप्रोडक्टिव चॉइस पर गई, और लोगों ने कहा कि हम चाइल्ड की जो नंबर्स हैं उसे घटाएंगे। और ये कैंपेन दरअसल तो अच्छा रहा, लेकिन अब तो वो कैंपेन प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग बच्चे नहीं चाह रहे हैं। दे डोंट वांट मोर चिल्ड्रेन, इवन दे डोंट वांट एनी चिल्ड्रेन। अब इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर है, हेल्थ, एजुकेशनल एक्सपेंसेस पूरी बढ़ती जा रही हैं। और इसके वजह कर यूएन के बहुत सारे फाइंडिंग हैं, जिसमें एक बड़ी हैरत अंगेज फाइंडिंग ये है कि काफ़ी कंट्रीज़ में फर्टिलिटी रेट्स घटता जा रहा है।
फर्टिलिटी रेट मतलब है कि बच्चा पैदा होने का जो उम्र है उसमें बच्चे नहीं हो रहे लोगों को। दूसरा, एक बहुत बड़ा आबादी ये देखता है कि वो चाहता है कि हमें कम से कम बच्चे हों, और ये डिज़ायर आ रहा है नौजवानों में। तो इससे क्या होगी कि एक लंबे वक्त में आबादी में असर उसका दिखाई देगा। ये इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव डिसीजन को अफेक्ट करने वाली जो वजह है सबसे बड़ी, वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है। स्टेट को, हुकूमतों को, लोगों को इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी कम करना होगा। मैं सिक्योर नहीं हूँ तो मैं शादी नहीं करूँगा, देर से करूँगा। और आप किसी भी शहर में आप नौजवानों से बात करेंगे तो कहते हैं वी डोंट वांट टू मैरी नाउ, है ना। वो उम्र बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और ये नौजवान मेल फीमेल दोनों हैं, किसी एक सेक्स जेंडर की बात नहीं है। लेकिन एक और फैमिली के पॉइंट ऑफ से मसला ये देखना है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आने लगे हैं। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली फैमिली प्लानिंग को अफेक्ट तो करता है, लेकिन कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं जिससे समाज को, ख़ानदान को संभालना होगा, है ना। फैमिली में क्राइसिस आ रही हैं, फैमिली में रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप घटता जा रहा है। तो ये सब कैसे समझेंगे इसको? हमें फैमिली और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को एक साथ ध्यान में रख कर करना। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो आपने असल बात कही कि पूरी दुनिया में नौजवानों की सबसे ज़्यादा आबादी है। अब सुनने वाले भी अभी आप इस प्रोग्राम में देखेंगे नौजवान ही ज़्यादा होंगे जो शहर के अलग अलग कोने में ट्रैवल कर रहे होंगे और रेडियो मानो FM सुन रहे होंगे। डिलेड पेरेंटहुड एक बड़ा चॉइस बनता जा रहा है कि माँ बाप बनने की जो शौक़ है लोगों के अर्ली होती थी, अब वो डिले होती जा रही हैं। इकोनॉमिक बैरियर्स इस तरह से होता जा रहा है जो बायोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएट कर रहा है। जब आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं, लोग बच्चे जब चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू हैव चिल्ड्रेन। उसके बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके वजह कर कई सारे नए नए मसाइल ज़माने में आ रहे हैं। अब ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे इन तमाम मौज़ूआत पे बहस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कि कोई भी मुल्क एक जैसी आबादी नहीं देखती है, वहाँ बदलता हुआ रहता है। हम लोग 2050 तक एक ऐसे दौर में जाएंगे हिंदुस्तान जहाँ पर बुज़ुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस पे डिबेट नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि अभी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग दे डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। तो ये तमाम पहलू हैं जिसे हमें अलग अलग पस मंज़र में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि आबादी के मसाइल क्या क्या हैं। आबादी सिर्फ एक घर का मसला नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क का मसला होता है। बिल्कुल सही कहा। एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे पास है जापान का। जैसे आपने कहा कि हम इंडिया भी इस चीज़ को फेस करने वाला है, बुजुर्गों की आबादी बढ़ने वाली है। जापान में भी ऐसा हो गया है अभी कि बुजुर्गों की आबादी वहाँ पे बढ़ रही है। और चाइना को जैसे एक कंट्री जो 1 चाइल्ड पॉलिसी पे था, उनको भी अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ रहा है, 1 चाइल्ड से भी 2 चाइल्ड, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी होने लगी है, यंग जनरेशन की कमी होने लगी है। रिप्रोडक्टिव एजेंसी को आम जबान में कैसे बयान करेंगे और पब्लिक पॉलिसी के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? जी, इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करूँ। आपने जापान का एक मिसाल दी। हमारा पड़ोसी स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि मैं अपने सिटीज़न से, अपने शहरियों से अपील करता हूँ कि वो 3rd and 4th चाइल्ड की तरफ ध्यान दें, और उसके लिए स्टेट ने इंसेंटिव दिया है ना, कुछ पैसे दिए जाएंगे। आप इमेजिन करिए वो दौर जब आपके पैसे काट दिए जाएंगे, आपको रोज़गार नहीं मिलेंगे, आपको मौके कम हो जाएंगे जब ज़्यादा बच्चे हैं। अब ये दौर में आ रहे हैं कुछ स्टेट्स इंडिया के जहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है, और इसी को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। आपके इस सवाल के तरफ कि रिप्रोडक्टिव एजेंसी है क्या, तमाम सुनने वालों को मालूम होगा एजेंसी में वो ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, और क्यों इसकी अहमियत है पब्लिक पॉलिसी के लिए बहुत अहम है साथ में देखना। रिप्रोडक्टिव एजेंसी का मतलब ये होता है, आम ज़ुबान में ये कहा जाए कि किसी भी फ़र्द को, किसी भी इंडिविजुअल को ये हक़ हासिल हो कि अपने बारे में ख़ुद वो तय कर पाए, यू नो, टू डिसाइड फ्रीली अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। दूसरी यह है बात है किस लिए, कितने बच्चे हों, वो बच्चे किस दौर में पैदा होंगे, उन्हें हमें रखना है नहीं रखना है, और वो किस उम्र में हमें 2nd चाइल्ड रखनी है, 3rd चाइल्ड रखनी है, विदाउट एनी प्रेशर। ये डिसीज़न किसी के डिस्क्रिमिनेशन, घर वालों के, समाज के, रिश्तेदारों के, या किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से, वायलेंस के ज़रिए नहीं हो, बल्कि इसमें आज़ादी हो। हमें मालूम है कि कई सारे सोसाइटीज़ में इसमें कोर्सन मीन्स कई बार जुल्म की जाती हैं कि बच्चे ज़्यादा हों, बच्चे नहीं हों, हर मामले में। तो
फ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग फ्रीली एबल टू डिसाइड अबाउट चिल्ड्रेन। सो असल ट्रू रिप्रोडक्टिव एजेंसी क्या है? बेसिकली हकीकत के बारे में आराम से, आसानी से तमाम मालूमात मिल जाना, बेसिकली एक्सेस टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। साथ में अफोर्डेबल एंड क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, मतलब जो तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं सेहत के, ऐसा हो कि हर तबके के लोग उसके इस्तेमाल कर पाएँ, और ये भी हो कि वो क्वालिटेटिव हो, वो क्वालिटी उसमें दिखे। बिल्कुल। है ना, कॉरपोरेट्स का नाम लेते हमें क्वालिटी दिखती है, लेकिन वो गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये हर एक के पास मौजूद हो। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हर तबके में हो, अक्रॉस द क्लासेस, अक्रॉस द कम्युनिटीज़। सेफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के जो सर्विसेज हैं वो हर लोकेलिटी में मौजूद हो। जैसे हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट की प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती हैं, सब सेंटर होती हैं, इनको और बेहतर बनाया जा सकता है, और हमारे शहरी उन जगहों पर जाकर इसका इस्तेमाल करें। अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी फैमिली के अंदर भी देखने चाहिए कि गैर बराबरी नहीं हो, कि लड़कों को, मर्द को ज़्यादा हक हासिल है हर चीज़ को तय करने में, और फीमेल्स को नहीं है। अमूमन यही दिखता है, और इसीलिए कहा गया है कि फ्रीली एबल टू डिसाइड। तो वो हर जेंडर के लोगों को होनी चाहिए, और किसी तरह का समाजी जुल्म, समाजी प्रेशर भी ना हो। तो रिप्रोडक्टिव एजेंसी को इन तमाम प्रीरिक्विजिट्स, इन तमाम की ज़रूरत है, तभी वो एजेंसी काम करेगा, और कोई भी समाज, कोई भी तबका अपने आबादी के बारे में इस तरह से सोच पाएगा जिसे हम कहते हैं वो नेशनल डेवलपमेंट में मदद कर पाए। और यही वजह है कि रिप्रोडक्टिव एजेंसी पर ये साल UNDP ने फोकस किया है। उम्मीद है कि हम लोग भी इस पे काफ़ी गुफ्तगू करेंगे, अपने पॉलिसीज़ में इन मुद्दों को लेकर आएंगे, और जैसे बात होती है वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हम जानते हैं कि मुकामी सतह पर नौजवानों को सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज तक पहुंचने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये हम सब बखूबी जानते हैं, और ये ग्रास रूट लेवल पे भी हमें दिख जाता है। जैसे कि आपने अभी बयान किया कि रूरल एरियाज़ में जो मतलब फार फ्रॉम द सिटी, उनके पास एजेंसीज़ नहीं होते जो उनको अवेयर करे और उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करे और रियली में प्रैक्टिस में लेके आए। जैसे कि कॉर्पोरेट्स में हर तरह चीज़ों में उनको अवेयरनेस दिया जाता है, शहरों में इनके बारे में अवेयरनेस मिल जाती है आसानी से, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। लेकिन गांव में अभी बहुत जगह इंटरनेट के मसले हैं, मसाइल हैं, और कुछ ऐसे तबकात भी हैं, तो वहाँ पे इस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाते हैं। तो इन नौजवानों को सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज तक पहुँचने में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और आगे देखें कि कुछ बैरियर्स रहते हैं, और इन बैरियर्स को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। पॉपुलेशंस के बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हम उसे पॉपुलेशन को हम लोग जब और अमूमी तौर पर हम इसे पढ़ते भी कहते हैं डेमोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन नहीं कहते, जहाँ पर उस आबादी के हर पहलू पे गुफ्तगू होती है। अभी हम जब रिप्रोडक्टिव एजेंसी की बात कर रहे थे, क्यों इसकी ज़रूरत है और ये क्यों शहर और गांव में मुख्तलिफ होता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जब अच्छा एजेंसी होगा तो वहाँ पे औरतों के लिए मैटरनल हेल्थ बेहतर होगा, वहाँ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज कम होंगी, जिसे एबॉर्शन और कोर्सन्स घटेंगे, आपके पास इम्प्रूव्ड एजुकेशनल अटेनमेंट बढ़ सकती हैं जो कि बेटर चाइल्ड है, और हेल्दियर फैमिलीज़ का आप निर्माण करेंगे। हेल्दियर फैमिलीज़, ख़ानदानी निज़ाम बहुत बेहतर तरीके से तश्कील हो सकती है, और जिसकी ज़रूरत हर समाज को होती है। और द बेटर चाइल्ड यू हैव द बेटर सिटीज़न यू विल हैव, है ना। तो अब ये शहर और गांव में क्यों मुख्तलिफ हैं, लोकल बैरियर्स क्यों पैदा होते हैं, और किस तरह के बैरियर्स हैं जिसे हमें समझनी चाहिए, बहुत अहम है। बहुत कुछ ख़ास अगर मौजू में बताऊं क्यों ये बड़े बैरियर्स में हमें ध्यान देनी चाहिए। इकोनॉमिक बैरियर बहुत बड़ा मसला है, कॉस्ट ऑफ कंसल्टेशन एंड मेडिसिन्स। अभी मैं आज सुबह हॉस्पिटल जब गया तो मुझे बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ा, और 2 मिनट के लिए ठहर गया कि इतने पैसे कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्यों दिए जाते हैं। इमेजिन करिए कि वो इन्वेस्टिगेशंस अगर आप गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में जाकर कराएंगे तो आपको बहुत मिनिमम और कई बार नहीं पे करनी पड़ती हैं। तो इकोनॉमिक बैरियर बहुत बड़ा एक मसला है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। आप रूरल की बात कर रहे थे, गांव से शहर या बाहरी इलाके से अस्पताल तक जाने में, और जब आप केयर के लिए वक्त निकाल कर कहीं जाते हैं तो आपको दिन भर की दिहाड़ी, जिसे आप कहते हैं मजदूरी है, उसका भूलना पड़ता है। तो आप पैसे जाकर खर्च करेंगे और साथ में आपकी इनकम कटती जाती है उस दिन।
तो ये एक बड़ा एक डायलेमा होता है गरीब तबके के लिए। हमारे पास सोशल एंड कल्चरल बैरियर हैं, समाजी सकाफती बैरियर्स भी हैं, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ज़ात पात पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस पर बहुत सारे रिसर्च हैं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मगर आप सुनने वालों को लगे, हमें पास डेटा हैं गवर्नमेंट्स के, बहुत सारे एजेंसीज के, जो बताती हैं कि हर तबके के, हर कास्ट के लोगों के साथ हेल्थ सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ तरह से लोग पेश आते हैं, और जिसके वजह कर लोग हेल्थ केयर जाने से अपने आप को रोकते हैं। तो ये नुकसान फिर कंट्री को होती है। साथ साथ कम्युनिटी जजमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट होती है। तीसरा एक अहम मामला है, हेल्थ सीकिंग बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? मतलब आप अस्पताल में जाएंगे तो 4 घंटे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लॉन्ग वेटिंग आवर्स। हर एक को ये एहसास होगा। लिमिटेड क्लिनिकल आवर्स होते हैं, 2 घंटे के लिए OPD है और 4 घंटे की वेटिंग लाइन होती है। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड प्रोवाइडर्स, पढ़े लिखे ट्रेंड प्रोफेशनल्स, जिसे हम कहते हैं हेल्थ वर्कर्स, नहीं मौजूद होते हैं। एक बहुत अहम बात है जिसे आमतौर पर हम बहुत नॉर्मल समझते हैं। इंडियन साइकोलॉजी में तो, हिंदुस्तानी मिजाज में तो बहुत आम बात है, प्राइवेसी की बहुत प्राइवेसी को लोग जो है बिल्कुल ही अहमियत नहीं देते, लैक ऑफ प्राइवेसी। हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। वो किसी को नहीं सुनना चाहिए, वो उसके हस्बैंड को भी नहीं सुनना चाहिए या उसके इन लॉज को नहीं सुननी चाहिए, लेकिन पूरे तमाशबीन की तरह लोग गुफ्तगू करते हैं। तो ये उसको बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करता है। और साथ में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उनकी जजमेंटल एटीट्यूड अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तुम ये काम करते हो इसीलिए बीमार हो जाते हो, है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि वो किसी ख़ास तबके से आता है, किसी ज़ात, बिरादरी, ज़ुबान बोलने वाला है, ये हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर में लोगों के लिए बहुत बड़ा बैरियर है, रुकावट के तौर पर आता है। और एक आखिरी बात है कि इंफॉर्मेशन बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि सैफ साहब कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, क्योंकि आज के दौर में इंफॉर्मेशन उंगलियों में लोगों के है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा बड़ा तबाही लाती है। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जो लोगों में परखी हुई, जांची हुई, साइंटिफिकली तहकीक के जरिए पहुंचाई गई, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, है ना। इन्फॉर्मेशन जो एक्यूरेट हो, किस मामले में, कॉन्ट्रासेप्टिव तरीक़े के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शंस के बारे में, फर्टिलिटी क्या चीज़ होती है, मेंस्ट्रुएशंस क्या होती है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में तो इतनी ज़्यादा समाजी मसाइल हैं, मिसकंसेप्शन हैं कि कई ख़ानदानों में, कई सारे इलाक़ों में अभी भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल्स को घर से दूर कर दिया जाता है, या किसी कोने में उनको कमरा दे दिया जाता है, ना किचन में जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं। प्योरिटी एंड पॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स मामला है। तो ये कैसे समझेंगे हम, ये इन्फॉर्मेशन बैरियर ही तो है कि लोगों को मालूम नहीं है और खामखा इस तरह के मसाइल क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोग रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, रिप्रोडक्टिव सर्विसेज को अच्छे तरह से हासिल नहीं कर पाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में इन तमाम बातों पे बात करना, गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल देकर मैं ठहरूँ कि HIV एड्स की जब बीमारी आनी शुरू हुई हिंदुस्तान में, बहुत सारा रिसर्च होने लगा, ये 1990 और 2000 की बात है। तो आप किसी से पूछते हैं कि क्या आपने इस बीमारी के बारे में सुना है, तो लोग आपसे घबरा जाते हैं, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं सुना है, मैं नहीं जानता हूँ, है ना। चेहरे पे खौफ दिखाई देता। वो इसलिए कि इस बीमारी से इतना स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप था कि लोगों को इस बीमारी से के नाम लेने से भी घबराहट होती थी। हालांकि साइंटिफिक डेटा जो है, जितने भी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन कहती हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ जो है फिजिकलिटी से नहीं बल्कि ड्रग अब्यूज़ से ज़्यादा बढ़ी है हिंदुस्तान में, और अभी भी बढ़ रही हैं। लेकिन समाज तो कुछ और समझ रहा है, है ना। तो ये इस तरह के जो बैरियर्स हैं उस पर गुफ्तगू, बहस करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दोनों होना बहुत ज़रूरी है। और ये नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर गुफ्तगू करें और अपने घरों में इस पर बातचीत हो, ताकि फैमिली का निज़ाम भी ठीक हो, आपसी रिश्ते भी बेहतर हों और ख़ानदानी निज़ाम आबादी के निस्बत से भी बेहतर बनता जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन का मिलना बहुत ज़रूरी है आज के माशरे में। लेकिन अगर
अगला सवाल मेरा आज के लिसनर्स की तरफ से रहेगा। जी मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जी तो वो कौन से 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करेंगे हमारे नौजवान जो जी। उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे? जी 3 भी कह सकते हैं और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें कुछ स्टेप्स याद रहनी चाहिए जब हम रिप्रोडक्टिव चॉइसेस और नौजवानों के मुतालिक से बात कर रहे हैं। पहली तो बात है कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलनी है, कौन दे रहा है। बिल्कुल। ये तय कर लें कि हमें ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का मतलब होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई भी एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स जहाँ पे प्रैक्टिशनर्स इन जो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट उसे बेहतर मानती है, और वहीं पर हमें मिलेगा क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेस, काउंसलर्स जो लोगों को कॉन्फिडेंशियल एडवाइस दे सकते हैं और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, बल्कि जो डेटा होगा वो एविडेंस की बुनियाद पर होगा। दूसरी बात जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि वो सुने, क्रेडिबल एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सोर्सेस हों। जो इन्फॉर्मेशन है उसके सोर्सेज वेरीफाइड हों। ये नहीं कि आपने कहीं भी सोशल मीडिया पर आज तक रील देखा है। आप अक्सर बड़ा बेचैन हो जाता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ, और हम भी उसमें शामिल हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं, नौजवान की, कल ही तो मैंने सुना है ये इन्फॉर्मेशन ऐसा आया है। तो मैंने कहा आपने कहाँ सुना है या कहाँ पढ़ा है? तो लोग कहते हैं रील देखी थी। तो रील का मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को देखा है जिसको आप पकड़ के नहीं रख सकते, दोबारा उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसकी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। सोर्सेज क्या है? और सबसे पहली बात है, सोर्स का मतलब होता है वो एजेंसी, इंस्टीट्यूशन जो टिकी हुई है और वो बार बार आप डेटा मांगे वही डेटा देगा। ये नहीं है कि आपने आज कुछ कहा परसों कुछ और कहेंगे। तो हम ज़रूरत इस बात की कि हम वेरीफाइड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हासिल करें। अब ये कौन हो सकता है? बैनुल अक़वामी के तौर पर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम ले सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस, UNFPA का नाम ले सकते हैं जो पॉपुलेशन फंड करती है, पूरे फंडिंग है, इस प्लानिंग में मदद करती है। बहुत सारे दूसरे इदारे हैं, UN के, यूनिसेफ है। हर मुल्क की अपनी एक मिनिस्ट्री होती है, जैसे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है, हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक बहुत बड़ा इदारा है जो फैमिली प्लानिंग, फैमिली इशूज़, तमाम मसाइल के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में डेटा देती है। हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक इदारा है जो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, वेरीफाइड डेटा है। तो आप कैसे डेटा चाहते हैं? ऐसी डेटा जो आपको ज़िंदगी को आसान बनाए या उलझा दे। तो आसान बनाने के लिए हमें वेरीफाइड डेटा लेना है। और एक और बात तीसरी बहुत अहम है, ये है कि लोकल लेवल पे हम पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में देखते हैं कि हमें लोकल यूथ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हर जगह पे, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत जगह आप पीयर एजुकेटर्स हैं, आप खुद सोशल वर्क के ट्रेनर हैं, आप एक ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, और आपने देखा होगा कम्युनिटी में काम करते हुए कि पीयर एजुकेटर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जिसे हम कम्युनिटी वर्कर्स कहते हैं। कॉमन डिस्कशन से एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं लोग। बिल्कुल। और एक और चीज़ है जो आप लोगों ने के फील्ड में अब ज़्यादा देखा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये दरअसल लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आमतौर पर हिंदुस्तान में हमें जो एम्प्लॉई तो देखते हैं, आशा वर्कर्स लोग कहते हैं, या स्टेट्स में अलग अलग नाम है इन मल्टी टास्क वर्कर्स का। वो मदद करती हैं लोगों को अच्छे इन्फॉर्मेशंस देने में। तो हम उनके पास जाएं, ये ना कि हम रोड चलते हुए किसी से भी कुछ बात सुना है हमने और उसको सही मान लें। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम देखते हैं इन इदारों के ज़रिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए बहुत से ऐसी तालीम दी जाती है, मालूमात दी जाती हैं जो हमें पूरी ज़िंदगी काम आती है और हम दूसरे जनरेशन्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मनगढ़ंत कहानियाँ मेंस्ट्रुएशन के बारे में हैं। अगर मैं एजुकेटेड हो जाऊँ, चाहे मेल हूँ फीमेल हूँ मैं, तो मैं अपने बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ये गलत है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ये है। साइंस और दुनिया में हकीकत की सबसे ज़्यादा बोलबाला होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। दूसरी बात है, जो कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इतनी गलत फहमियाँ लोगों को है। कहानियाँ हर समाज में देखी जाती हैं, हम उन कहानियों को कैसे ख़त्म कर सकें? कहानियाँ अच्छी बात है रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन रिवायत में कुछ हकीकत भी ज़िंदा हो, तो इसके लिए हमारे पास डेटा होनी चाहिए। तो मैं एजुकेटर अगर हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये क्या मामला है। काउंसलिंग का जो एक बहुत बड़ा इदारा है,
पूरे दुनिया में उभर कर आया है, और उसमें जैसे सोशल वर्कर्स भी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग बहुत अहम चीज़ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चॉइसेस को समझने के लिए। सही बात कौन बताएगा? एक्सपर्ट ही बताएंगे। एक्सपर्ट बताएंगे। होता ये है कि घर में जो रिलेशनशिप है बहुत अनइक्वल है। हर बात को हम रिवाज और रस्म रिवाज की वजह से या अपने अदब की वजह से हर गुफ्तगू नहीं कर पाते। हिंदुस्तान सोशल स्टिग्मा आ जाता है, स्टिग्मा आ जाता है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव चॉइस के बारे में, माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स बच्चे कैसे बात करेंगे? नहीं कर पाते हैं। हमारा समाज ऐसा है। तो ये पीयर ग्रुप से सीखते हैं, ट्रेंड वर्कर से सीखते हैं, काउंसलर से सीखते हैं, हेल्थ एजुकेटर से सीखते हैं। और हमें एक ऐसा मरहला देखना पड़ता है नौजवानों की ज़िंदगी में जहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और वो घर के अलावा बाहर से भी मिल सकती हैं, एजेंसी से मिल सकती हैं, काउंसलर से मिल सकती हैं। तो ये तीसरा बहुत बड़ा कनेक्ट है कि हम इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की अहमियत को देखें और मानें कि इसकी ज़रूरत है। और इसकी ज़रूरत सिर्फ शहरों में नहीं है, शहरों या देही इलाकों में भी इसकी ज़रूरत है। सो व्हाट वी शुड रिमेंबर, कुछ बातों को हमें याद रखनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सवाल पूछना गलत नहीं है। आस्क एनी क्वेश्चंस यू हैव विद द राइट पर्सन। राइट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग इज़ शुड बी अ फंडामेंटल राइट। एक कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग हर एक को मिलनी चाहिए। साथ साथ अर्ली काउंसलिंग्स जब होती हैं तो बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को घटाई जा सकती है ना, सही वक्त पे बताई जाए। और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किसी भी शहरी मीन सिटीजन्स को एम्पावर करती है, मजबूत करती है। ये ताकत हिम्मत देती है कि वो इन्फॉर्म्ड चॉइस को हासिल कर पाए। इन्फॉर्म चॉइस जो आपने पहले सवाल की थी, इन्फॉर्म चॉइसेस ये थीम है इस पॉपुलेशन डे में। तो इन्फॉर्म चॉइसेस होने से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनता है। अगर आप मुझे सही मालूमात हैं तो मैं अच्छा डिसीजन लूँगा, और अच्छे डिसीजन लेने से मेरा ख़ानदानी निज़ाम, समाज में बेहतरी होगी। और इसकी ज़रूरत है। अब ये सिर्फ सरकार की ज़रूरत नहीं है, ये हम सुनने वाले तमाम शहरियों की, तमाम लोगों की, सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है कि इन बातों को अपने घरों में इस तरह से बात करें कि वो साइंटिफिक डेटा बात करें, अच्छी एजेंसीज़ क्रिएट करें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के बारे में बराबरी का हक़ हर एक को दें। यह हक़ फराहम भी की जाती है, हक़ हासिल भी की जाती है। दोनों चीज़ें, मतलब राइट्स लिए भी जाते हैं और राइट्स दिए भी जाते हैं। और ये जो म्यूचुअलिटी होती हैं तो अच्छे इदारे बनते हैं, अच्छा समाज बनता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन बनते हैं। और हम हमेशा इसी की उम्मीद करते हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में मुझे लगता है इन बातों पर और ज़्यादा गुफ्तगू करना है। जिस तरह से शहर में बहुत अफरा तफरी है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, रिश्तों में ट्रस्ट नहीं है, नौजवानों को ख़ानदान पर भरोसा नहीं रह रहा है, दोस्तों के रिलेशनशिप पर भी भरोसा नहीं है, तो इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कैसे हो पाएंगी, एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी नौजवानों को? इस पर और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया आज के नौजवानों के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बढ़ती आबादी तो एक मसला है ही, इसके साथ साथ तालीम, रोज़गार, रिहाइश और माली दबाव फैमिली प्लानिंग और फर्टिलिटी डिसीजंस पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, और यूनाइटेड नेशंस की इसमें रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट्स अलग अलग पहलुओं पर एक तरह से फोकस करती हैं। और दरअसल ये होता ये है कि दो बहुत अहम मामला है, और इन मामलात को हमें देखनी चाहिए। पहली इकोनॉमिक एंड हाउसिंग प्रेशर। जैसे हाउसिंग प्रेशर लोगों के फर्टिलिटी चॉइस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आम तौर पर लोग कहते हैं मैं शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो घर नहीं है जी, या कोई कहेगा आपके पास नहीं, घर तो है आपके पास, तो नहीं घर तो है लेकिन रोज़गार नहीं है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। और यूनाइटेड नेशंस के फाइंडिंग्स कहती हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरह की बढ़ रही हैं, जो फैमिली प्लानिंग को पूरी दुनिया में मुतासिर कर रही हैं। पिछले गुज़श्ता साल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, और वो लोग अमेरिका में काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इसलिए फैमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो अफोर्ड कर पाएँ एक चाइल्ड को, 2 चाइल्ड को, उसके बाद वो बच्चों को के बारे में सोचेंगे। तो ये अफोर्डेबिलिटी है, वो हर मुल्क में मुख्तलिफ़ तरह से है, लाइफ स्टाइल, वहाँ की ज़रूरतें। तो आज यूएन क्या कहती है? आज के नौजवान बहुत बड़ी क्राइसिस को झेल रहे हैं। वो क्या क्राइसिस है? राइजिंग हाउसिंग प्राइसेस।
घरों की कीमत किसी भी शक्ल में बढ़ती जा रही है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाई एजुकेशन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बच्चों की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और ज़्यादातर मुल्क दुनिया में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को विदड्रॉ कर रहे हैं, सब्सिडी विदड्रॉ कर रहे हैं। आपको भरना पड़ेगा, और वो इतना पैसा भरना पड़ेगा कि आपकी आमदनी भी कम पड़ जाएगी। और साथ में एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कि अचानक रोड पर कोई बैठा हुआ है ना, बेघर हो गया है, होमलेस हो गया है, और वो कल तक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। तो ये इसलिए हो रहा है कि इतनी इंटरडिपेंडेंसी कि नौकरी आपकी आज गई और आप रोड पर आ जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योरिटी बहुत है। इन्फ्लेशन एक बड़ा मसला है, अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में हर दिन महंगाई बढ़ती है, और महंगाई दरअसल हुकूमत को नहीं हिलाती है बल्कि लोगों की ज़िंदगी को हिलाती है ना, हुकूमत नहीं हिलती आजकल, को बढ़ा देता है। हाँ बिल्कुल। और इसके वजह कर इंक्रीजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा तालीम पर, 2/3 हिस्सा हेल्थ केयर एक्सपेंसेस पे जाते हैं। फिर आप ज़िंदगी में करेंगे क्या? और ये इन्फॉर्म्ड चॉइसेस का हिस्सा बन जाता है कि क्या मुझे कुछ करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, हमारे पास बच्चे होने चाहिए। आपने देखा होगा कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क में इस जो यूएन भी कहती है कि डेप्ट बहुत बढ़ रहा है, स्टूडेंट की डेप्ट। तलबा तालिबात जो स्टूडेंट्स हैं वो कर्ज लेते हैं पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और वो बढ़ता जा रहा है, उसको वापस नहीं कर पाते हैं। बैंकिंग का बर्डन बढ़ रहा है। तो इन तमाम प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि लोग शादी करना नहीं चाहते हैं, और कोई करना चाहता है तो डिले मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेट मैरिजेस आप कहते हैं। घर के लोग और ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोग कहते हैं शादी कर लो, ये खुदा की मर्ज़ी है, जो ज़िंदगी गुजर जाएगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो रैशनल थिंकिंग लोगों की आ रही है कि वो तो बेहतर है, लेकिन इसके खर्च कौन बेयर करेगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे? इन बातों को ध्यान रखने से हमें ये समझ में आता है कि यूएन सजेस्ट करती है कि दुनिया में हमने उसके सर्वे में दिखता है कि 1 in 5, 5 में से 1 लोग ऐसे हैं जो फैमिली साइज़ को घटाना चाहते हैं। तो इस तरह के तमाम मालूमात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन मुद्दों को हम पॉलिसीज़ में शामिल करें और समाज में बहस का हिस्सा भी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा वक्त नहीं लेते, बस एक आखिरी सा सवाल हमारे लिसनर्स के लिए जी। कि जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी तरफ से आज का ख़ास पैगाम क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए, और फ्यूचर के पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को किस डायरेक्शन में ले जाने चाहिए? जी, बहुत क्विकली मैं इस बात को ये कहता चलूँ कि हमें रिकमेंड करनी चाहिए पॉलिसी शिफ्ट की तरफ। वो जो डेमोग्राफिक टारगेट थी, आबादी की टारगेट्स थी, किस तरह होनी चाहिए, वो पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए और राइट बेस्ड होनी चाहिए, राइट बेस्ड पॉलिसीज। तो ये पूछना कि हाउ गवर्नमेंट्स कैन इंक्रीज और रिड्यूस फर्टिलिटी, बल्कि हम फर्टिलिटी हमें चाहिए नहीं चाहिए। द बेहतर क्वेश्चन ये है कि कैन गवर्नमेंट इंश्योर एवरी पर्सन्स टू हैव इन्फॉर्म्ड रिप्रोडक्टिव चॉइस। क्या हुकूमतें ये बियर कर सकती हैं, इंश्योर कर सकती हैं, यकीन दहानी दे सकती हैं कि हर एक फ़र्द को इन्फॉर्म्ड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस लेने की आज़ादी है, बल्कि ये नहीं कि आबादी कम करना है या ज़्यादा है। अगर ये बात हो जाएगी तो हम बहुत सारी चीज़ों के मसले को हल कर पाएंगे। अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, यूथ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, अफोर्डेबल हाउसिंग हो सकती है, सोशल प्रोटेक्शन मिल सकता है, लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिल सकती हैं। और दुनिया के तमाम मुल्क में जो एथनिसिटी के बुनियाद पर, ज़ात के बुनियाद पर, रेस के बुनियाद पर, डिसेबिलिटी के बुनियाद पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक होती हैं, भेदभाव होती हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं आखिरी बात कहता हुआ नौजवानों से नहीं, बल्कि मैं आखिर में तो अपने उन ख़ानदान में तमाम बुज़ुर्गों और बड़ों से भी मुखातिब और चाहता हूँ कि वो इस बात पर ध्यान दें कि सक्सेसफुल पॉलिसी तभी होती है कि हम पॉलिसी को कंट्रोल करने पर फोकस ना करें, बल्कि इस तरफ फोकस करें कि कैसे मौक़े क्रिएट करें। ह्यूमन राइट्स या लोगों की वल्नरेबिलिटी, घरों में जो वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं उनको सपोर्ट दिया जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए, और हर फ़र्द को ये महसूस हो कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, और जो भी डिसीज़न हम लेंगे मेरे साथ वो होंगे। ये रैशनल डिसीजंस का हिस्सा होगा, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में हम एक डिग्निफाइड लाइफ की तरफ अपना कदम रख पाएंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ड्रीम कर सकते हैं, और वो शहर हो या गांव हो, दोनों तरह की ज़िंदगी में हमें एक बेहतर और आसान ज़िंदगी गुजारने में मदद मिले। हुकूमतों को बड़े इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई विश एंड
put my greetings to everyone that let us celebrate World Population Day on 11 July with a meaningful purpose, एक ख़ास मकसद के साथ, और उसे तमाम साल तक ज़िंदा रखनी चाहिए। बिल्कुल, जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आपने वाकई लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म चॉइसेस के बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। किसी भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उसको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में मदद करनी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जियाउद्दीन सर। आज की गुफ्तगू ने हमें बताया कि पॉपुलेशन सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं, बल्कि डिग्निटी, हेल्थ, एजुकेशन और इन्फॉर्म चॉइसेस का भी सवाल है। तो मैं लेता हूँ विदा आपसे। मैं हूँ सैफुद्दीन सोज़, आपका होस्ट और दोस्त। आप सुन रहे थे रेडियो मानो 90.0 FM। अलविदा, थैंक यू। You were listening to Society Matters on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।